जैसे डॉग आइज हो गए। इसी तरीके से प्रिज्मा की एप्लीकेशन तो आपने देखी है, जिसमें जो है आर्टिस्टिक स्टाइल्स जो है आप जो है डाल सकते हैं, किसी भी इंसान की इमेज लेके ऐसा लगता है कि जैसे आर्ट इमेज है। तो ये दो एग्जांपल्स थी जहाँ पे जो है क्रिएटिव किस्म का काम किया गया। एक इमेज को इनपुट देके उसको जो है क्रिएटिव बनाया गया, क्रिएटिविटी दिखा के उसके स्टाइल को चेंज करा गया। इसी तरीके से सन स्प्रिंग के नाम से एक मूवी का स्क्रिप्ट डायरेक्ट किया गया एलएसटीएम को इस्तेमाल करते हुए। एलएसटीएम हमने पढ़ा है बड़ी डिटेल के अंदर। तो पूरे डायलॉग के साथ जो है एक मूवी तैयार की गई सन स्प्रिंग के नाम से सन 2016 में। इसके अलावा बहुत सारे म्यूज़िक हैं जो कि सॉन्ग्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए जनरेट कराए गए हैं। तो क्या इसका मतलब ये निकलता है कि एआई जो है इंसानों को रिप्लेस कर देगी? ऐसी बात नहीं है। जो स्क्रीन राइटर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, कंपोजर्स हो गए, जो सॉन्ग्स बनाते हैं, एआई का मतलब इनको रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि इनकी कैपेबिलिटीज़ को ऑगमेंट करना है। ये आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप अपनी लाइफ में इसको इस्तेमाल करेंगे एज अ टूल, ताकि आप और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली, ज़्यादा इंटेलिजेंटली काम परफॉर्म कर सकें। तो एआई जो है ज़्यादातर फील्ड के अंदर जो है इट विल बी यूज एज अ टूल टू ऑगमेंट योर कैपेबिलिटी, आपकी सलाहियतों में इजाफा करेगी, ना कि आपको रिप्लेस करेगी। So it's more like an augmented intelligence rather than artificial intelligence. अब काम कैसे करता है ये? हमारी परसेप्चुअल कैपेबिलिटीज़ हो गई, हमारे लैंग्वेज हो गई, हमारा आर्ट वर्क हो गया, इसमें जो स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर है एआई उसको लर्न करता है। तो मशीन लर्निंग मॉडल्स कैन लर्न द स्टैटिस्टिकल लेटेंट स्पेस ऑफ इमेजेस, म्यूजिक्स एंड स्टोरीज। जो म्यूज़िक हो गया, स्टोरी हो गया या इमेज हो गया, उसमें स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर को लर्न करके उसको रेप्लिकेट करना होता है। स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर लर्न हो गया, उसको सैंपल करता है उस स्पेस को, और उसी पैटर्न के मुताबिक नई चीज़ें जनरेट कर रहा होता है, जो कि उसी पैटर्न में होती हैं जो कि उसने लर्न किया होता है। मिसाल के तौर पर शेक्सपियर की अगर आपको जो है पोइट्री पढ़ा दी जाए, तो आप पैटर्न को लर्न कर लेंगे शेक्सपियर की पोइट्री के अंदर ये स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर है। और आप फिर कहते हो कि नई पोइट्री जनरेट कराओ, तो वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए नई स्टोरी जनरेट कराएगी। तो इट इज़ नॉट एन आर्टिस्टिक क्रिएशन नेचुरली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये कोई नया आर्टिस्टिक क्रिएशन नहीं है, ठीक है? ये तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, इट हैज़ नो ग्राउंडिंग इन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन इमोशंस। जब शायर जो है शायरी करता है, उसके जज्बात होते हैं उसके पीछे, उसके ख्यालात होते हैं, उसके एहसासात होते हैं। लेकिन मशीन जब जनरेट करेगी उसके पीछे एहसासात नहीं होंगे। लेकिन जो पढ़ने वाला है वो उसमें फीलिंग महसूस करेगा, वो अपने हिसाब से जनरेट करेगा, तो लगेगा ऐसा कि जैसे कोई फीलिंग के साथ बात की गई है। हालांकि मशीन जो है उसमें इट हैज़ वेरी लिटिल इन कॉमन विद अस। उसमें शायद ही कोई ऐसी बात हो जो इंसानों में होती है, इंसानों में जो फीलिंग्स होती हैं वो मशीन के अंदर नहीं होती। ठीक है। टेक्स्ट जनरेशन विद एलएसटीएम। अब हम आते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, टेक्स्ट जनरेशन कराने की कोशिश करते हैं विद एलएसटीएम। सीक्वेंस डेटा जनरेशन इज नो वे लिमिटेड टू आर्टिस्टिक कंटेंट जनरेशन। अभी तक हमने जो सीक्वेंस डेटा जनरेशन की बात की, हमने बात की पेंटिंग्स की, मूवी की बात की, सॉन्ग्स की बात की हमने, लेकिन हम जो है किसी भी तरह का कंटेंट जनरेट करा सकते हैं। स्पीच सिंथेसिस में, डायलॉग जनरेशन में, चैटबॉट के लिए गूगल का जो स्मार्ट रिप्लाई फीचर है जो 2016 में उसने ईमेल्स के अंदर डाला, जीमेल के अंदर, अब आप जो है ऑटोमेटिकली जो है
रिप्लाई जनरेट करा सकते हैं, क्विक रिप्लाई जनरेट करा सकते हैं ईमेल का या टेक्स्ट मैसेजेस का। तो ये LSTM के थ्रू ही होता है। अच्छा, LSTM जो है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके थोड़े से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लें। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पे बिलीव नहीं रखता हूँ, और मैंने जो है बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं डाली इसके अंदर, आपको बुक के अंदर मिल जाएगी। सन 2002 में जो है डॉगलस एक ने जो है LSTM को म्यूज़िक पे अप्लाई करना शुरू किया और बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले उसको। उसके बाद जो है डॉगलस एग जो है वो गूगल आ गया। गूगल का जो गूगल ब्रेन प्रोजेक्ट है AI का, उसमें उसने काम करना शुरू किया। एक नया रिसर्च ग्रुप बनाया मैजेंटा के नाम से, और वहाँ पे जो है वो डीप लर्निंग को अप्लाई कर रहा है म्यूज़िक जनरेशन के लिए। ठीक है, 2000 2010 2010 इसके बीच में, यानी आखिर के पीरियड में, और कुछ 2010 के इब्तदाई पीरियड में एलेक्स ग्रेव ने जो है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क पे काम करना शुरू किया। उसके बाद से रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को बड़े सक्सेसफुली इस्तेमाल किया जा रहा है म्यूज़िक जनरेशन के लिए, डायलॉग जनरेशन के लिए, इमेज जनरेशन के लिए, स्पीच सिंथेसिस के लिए, मॉलिक्यूल डिज़ाइन के लिए। जहाँ पे भी सीक्वेंशियल डेटा की बात आती है, LSTM, RNN और इनके वेरिएंट्स, JRU हो गया, ये इस्तेमाल किया जा रहा है। मूवी स्क्रिप्ट जनरेशन के लिए, जहाँ पे मूवी का स्क्रिप्ट जनरेट कराया और फिर लाइव एक्टर्स ने परफॉर्म किया उसके ऊपर। अच्छा, अप्रोच क्या इस्तेमाल होनी चाहिए अगर हम जो है LSTM के थ्रू जो है टेक्स्ट जनरेट कराना चाह रहे हैं? अप्रोच सिर्फ इतनी सी है, आपको जो है ट्रेनिंग जो है किस तरीके से करानी है। ट्रेनिंग में आप जो है बताओगे कि ये अगर जुमला है, इसके बाद अगला लेटर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, अगला इनपुट क्या होगा, लेटर हो सकता है या वर्ड पे भी बात कर सकते हैं, वर्ड लेवल भी बना सकते हैं, लेटर लेवल भी बना सकते हैं। तो ये जुमला है, जुमले का अगला लेटर क्या होना चाहिए। आप ट्रेनिंग के दौरान बताओगे जुमला और लेटर भी बताओगे। जुमला बताओगे उसका अगला लेटर ये है, फिर ये जुमला है, फिर अगला लेटर ये है। इसकी मदद से वो स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर समझ जाएगा डेटा का। फॉर एग्जाम्पल, आप बताते हो द कैट इज ऑन द माँ, और आप उसको बताते हो कि उसका अगला लेटर जो है, टारगेट जो है T होगा। ये मशीन ने लर्न कर लिया। ठीक है, तो मशीन को इस तरीके से आप लर्न कराओगे। अगला लेटर बताओगे और बताओगे कि ये जुमला है, इसका अगला लेटर ये है, तो मशीन लर्न कर लेगा। फिर जब टेस्टिंग की बात आएगी या प्रेडिक्शन की बात आएगी, तो प्रेडिक्शन में आप क्या करोगे, एक सैंपल टेक्स्ट उठाओगे, मशीन से बोलोगे कि ये सेंटेंस है, इसका अगला लेटर बताओ। तो मशीन ने बता दिया उसको, फिर जो मशीन ने जो प्रेडिक्शन की होगी उसको इनपुट में शामिल कर लोगे, फिर उसको बोलोगे अगला लेटर प्रेडिक्ट करो। ये प्रोसेस रिपीट करते रहोगे, इस तरीके से मशीन से काफ़ी कैरेक्टर्स जनरेट करा सकोगे आप। तो टेक्स्ट डेटा पे काम करते हुए हमने देखा था कि हम वर्ड लेवल पे भी काम कर सकते हैं, कैरेक्टर लेवल पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से हम एक लैंग्वेज मॉडल बना सकते हैं जो कि that captures the latent space of the language, its statistical structure. वंस आपने लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन कर दिया, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लिया आपके LSTM ने, आप उसको रैंडमली कोई इनिशियल स्ट्रिंग दोगे और उसको बोलोगे नेक्स्ट करेक्टर प्रेडिक्ट करो। ठीक है, तो किस तरीके से काम कर रहे हो आप ये सेंटेंस दे रहे हो उसको और उसको बोल लो प्रेडिक्ट करो अगला करेक्टर क्या होगा, नेक्स्ट। ठीक है, फिर अगले करेक्टर को आप अपने टेक्स्ट का पार्ट बना लोगे और फिर बोलोगे फिर अगला करेक्टर बताओ। इस तरीके से रिपीट करते रहोगे ये प्रोसेस,
और आपके पास टेक्स्ट जनरेट होता रहेगा। तो ये लूप चलेगा एक, जो कि दैट अलाउज यू टू जनरेट सीक्वेंस ऑफ आर्बिट्ररी लेंथ। तो ये बात समझ में आई आप लोगों के? आपने करना क्या है, ट्रेनिंग के दौरान आप बताओगे कि मिसाल के तौर पर 100 कैरेक्टर्स आप बताओगे, ये 100 कैरेक्टर्स हैं, तो उसका अगला कैरेक्टर कौन सा होगा। अच्छा, किस बेस पे प्रेडिक्शन करोगे? बेस हमारी यही होगी बेटा कि अभी के 100 कैरेक्टर्स कौन से हैं। अभी के 100 कैरेक्टर्स अगर ये हो तो अगला कैरेक्टर कौन सा होगा, ये हमारी बेस है। 100 कैरेक्टर्स अगर ये हो तो मिसाल के तौर पर द ब्राउन, अब उसके बाद क्या आना चाहिए, फॉक्स आना चाहिए या जम्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए। ठीक है, अगर ये 100 कैरेक्टर्स हैं तो 100 कैरेक्टर्स की बेस पे अगला कैरेक्टर कौन सा होगा। जी, इकरामुल्लाह ने बिल्कुल सही कहा, ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस विंडो। प्रीवियस विंडो की बेस के ऊपर आप बताओगे कि करंट कैरेक्टर कौन सा होगा। ठीक है, तो आपने पहले लैंग्वेज मॉडल बना लिया ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग में लैंग्वेज मॉडल कैसे बनेगा, आप करंट विंडो दोगे और नेक्स्ट कैरेक्टर बताओगे, बहुत सारे करंट विंडो दोगे और नेक्स्ट कैरेक्टर बताओगे, उसकी बेस के ऊपर जो है वो लर्न कर जाएगा लैंग्वेज मॉडल को। फिर लर्निंग के बाद जो है आप उसको जो है करंट विंडो दोगे, करंट कैरेक्टर्स दोगे, जिसकी बेस के ऊपर जो है वो नेक्स्ट कैरेक्टर प्रेडिक्ट कर रहा होगा। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको पता है कि मेरे अगर द ब्राउन आता है तो उसके बाद जो है 90% चांस है कि फॉक्स आए और 10% चांस है कोई और आए। ठीक है, तो एक अप्रोच तो ये है कि एक अप्रोच क्या है, एक अप्रोच ये है कि हमेशा ग्रीडीली आप देखोगे अगले जो करेक्टर्स या अगले वर्ड की जो प्रोबेबिलिटीज़ है उसमें से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले को उठाओ और हमेशा वही सेलेक्ट करो। करंट विंडो की बेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के आने के चांसेस हैं। ठीक है, करंट विंडो 100 करेक्टर का है, उसकी बेस पे ऊपर ये पता चल रहा है हमें कि इसके अगला करेक्टर जो है ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ए का चांस 60% है, बी का चांस 30% है और सी का चांस 10% है। तो हम क्या करें, क्या हमेशा ए को ही सेलेक्ट करें हम, 60% सबसे ज़्यादा चांस ए का है। अगर हम हमेशा ए को सेलेक्ट करें इसके अंदर तो ये लैंग्वेज मॉडल तो सही नहीं है ना, जो कि हमेशा जो है एक ही तरह का पैटर्न जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल ये विंडो है आपकी, इसकी बेस के ऊपर अगला करेक्टर जो है टी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है और वी भी हो सकता है। टी के चांस अगर 60% है, यू का चांस जो है 20% है और वी का चांस जो है 20% है। तो जब भी जो है ये विंडो आए, ठीक है, मिसाल के तौर पर विंडो में लिखा हुआ है ए बी सी, ए बी सी के बाद जब भी ए बी सी आए तो फिर क्या प्रेडिक्ट करना चाहिए हमें। हमेशा ए बी सी जब भी आए उसके बाद टी प्रेडिक्ट कर रहे हैं अगर हम, तो ये दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। जब भी ए बी सी आएगा वो टी प्रेडिक्ट करेगा, तो जो कंटेंट जनरेट होगा, जो टेक्स्ट जनरेट हो रहा है या कंटेंट जनरेट हो रहा है वो आर्टिस्टिक नहीं होगा, क्रिएटिव नहीं रहेगा। होना ये चाहिए कि ग्रीडी अप्रोच ना हो बल्कि स्टोकेस्टिक अप्रोच हो, प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर 60% दफ़ा जो है वो टी जनरेट करे, 20% टाइम्स यू जनरेट करे और 20% टाइम्स वी जनरेट करे, ये होना चाहिए उसूल। हर दफ़ा टी जनरेट ना करे, हालांकि प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसी की है, लेकिन हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी को हमेशा सेलेक्ट ना करे, सेकंड हाईएस्ट को भी कभी सेलेक्ट करे, कभी थर्ड हाईएस्ट को भी सेलेक्ट करे। ठीक है, तो दैट इज द स्टोकेस्टिक अप्रोच। रैंडमनेस लेकर आए हम अपने सैम्पलिंग प्रोसेस में। ठीक है जी,
अच्छा, यहाँ पे ग्रामर कोई नहीं है जहांगीर, ग्रामर कोई नहीं है। लैंग्वेज मॉडल कैसे, वो सैंपल डेटा की मदद से जनरेट कराएगा। सैंपल डेटा जो है आपका मौजूद है, वो खुद ही उससे ग्रामर इन्फर करेगा। ग्रामर आप दोगे नहीं अलग से, बल्कि ग्रामर वो खुद ही इन्फर करेगा, लैंग्वेज मॉडल खुद ही बना लेगा टेक्स्ट डेटा को समझते हुए। यही तो खूबी है इसकी, ग्रामर देने की ज़रूरत ही नहीं है कोई। ठीक है, तो हमने स्टोकेस्टिक सैम्पलिंग करनी है कि अगर 0.3 प्रोबेबिलिटी है तो 30% दफ़ा उसको सेलेक्ट करा जाए। तो हम जो है एक इस मकसद के लिए हम एक मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहे हैं टेम्परेचर का। जी इकरामुल्लाह, आपकी बात काफ़ी हद तक सही है। कॉन्टेक्स्ट के आसपास वाले वर्ड रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस मकसद के लिए हम एक कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहे हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर बताएगा कि आपकी सैम्पलिंग किस तरीके की होनी चाहिए। यानी अगर आपके पास अगले वर्ड के चांसेस हैं, कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, टी भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, तो किसको सेलेक्ट किया जाए। अगर टेम्परेचर की वैल्यू 1 है तो वो हमेशा जो है रैंडमली सेलेक्ट करेगा, और टेम्परेचर की वैल्यू अगर 0 है तो हमेशा जो है वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले को सेलेक्ट करेगा। टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा करोगे तो क्रिएटिव होगा, रैंडमली सेलेक्ट करेगा। टेम्परेचर की वैल्यू कम करोगे तो प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा वेटेज देगा। ठीक है, अच्छा जी, इसको रिपीट कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ये देखना है हमारा जो विंडो है 100 कैरेक्टर्स की, मिसाल के तौर पर, या यहाँ पे हमारी एग्जांपल में 60 कैरेक्टर्स होंगे। 60 कैरेक्टर की विंडो की मदद से हम ये बताएंगे अगला लेटर कौन सा होगा। ठीक है, अगला लेटर कौन सा होगा, उसके कई पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटी कई है। हम एक कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहे हैं टेम्परेचर के नाम से। टेम्परेचर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रैंडम डेटा जनरेट होगा। और टेम्परेचर, क्योंकि ये ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड कर रहा है टेम्परेचर से ना, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन के, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर की वैल्यू जितनी कम होगी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सिलेक्शन होगी, और टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये रैंडमनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, बाकी इस फंक्शन की डिटेल में हम नहीं जा रहे। ठीक है, किसी को डिटेल में जानना है इसका ओरिजिनल पेपर देख ले। हम जो है सिर्फ इतना याद रखें कि हम सैम्पलिंग किस तरीके से कर रहे हैं। सैम्पलिंग करते हुए हम देख रहे हैं कि हमारी करंट विंडो के अगेंस्ट कौन कौन से करेक्टर्स आने की चांसेस हैं, उसमें से किसी एक को रैंडमली सेलेक्ट करना है। ठीक है, हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा रखोगे तो सैम्पलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हायर एंट्रोपी की होगी, रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होगी, और यूनिक किस्म का डेटा जनरेट हो रहा होगा। और लोअर टेम्परेचर में जो है रैंडमनेस कम होगी। टेम्परेचर लो करोगे रैंडमनेस कम हो जाएगी, टेम्परेचर हाई करोगे रैंडमनेस ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा जी, ये डेटा डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा डेटा है। इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ताकि हमारा ट्रेनिंग जल्दी हो जाए। ये बहुत टाइम लगा रहा था, मैं पिछली क्लास को पढ़ा रहा था तो। ठीक है, ये थोड़ा सा डेटा लिया है, इस पर ही काम करके देखते हैं।
सबसे पहले हमने डेटा को रीड किया और उसको लोअर लेटर में कन्वर्ट कर लिया। कीरास के अंदर यूटिलिटी मौजूद है गेट फाइल की, जिसके थ्रू आप जो है फाइल को रीड कर सकते हो। फाइल को रीड कर लिया और देखते हैं ये रीड कर पाता है नहीं कर पाता। ठीक है जी, ये थोड़ा सा कैरेक्टर रीड हो गया। तो टूटेगा ही है। ठीक है जी, ये टेक्स्ट आ गया हमारे पास। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना डेटा बनाना है। डेटा हमने कैसे बनाना है, हमारे पास ये टेक्स्ट मौजूद है। हमने क्या करना है, हमने शुरू के 60 कैरेक्टर्स रीड करें। ये 60 कैरेक्टर्स रीड करें, ये हमने डाल दिया सेंटेंस के अंदर। और नेक्स्ट कैरेक्टर के अंदर हम डालेंगे उसका अगला कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे डी है। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो सारी अपलोड करूँगा बेटा मैं। तो आपने 60 कैरेक्टर्स रीड किए और उसके बाद वाला कैरेक्टर कौन सा होगा वो आपने नेक्स्ट कैरेक्टर के अंदर डाल दिया। तो हमने यही यहाँ पे यही किया है, 60 कैरेक्टर्स रीड किए हैं, सेंटेंस के अंदर डाल दिया। मैक्स लेंथ जो है I0 है, 0 से लेके मैक्स लेंथ तक यानी 60 तक, और I प्लस मैक्स लेंथ यानी 60 कैरेक्टर, 60th कैरेक्टर को नेक्स्ट कैरेक्टर में डाल दिया। फिर हमने स्टेप्स थोड़ा सा आगे बढ़े, यानी हम जो है यहाँ पर थे, हमने बोला कि अब 10 स्टेप आगे बढ़ जाओ। 10 स्टेप आगे बढ़ के यहाँ से सैंपल करो 60 कैरेक्टर्स और बताओ कि उसका अगला कैरेक्टर कौन सा होगा जी। फिर एक स्टेप लिया आपने 10 कैरेक्टर्स का मिसाल के तौर पर। इस तरीके से स्टेप कर करके जो है कैरेक्टर्स रीड करते जाओगे। ठीक है जी, वर्ड लेवल भी कर सकते हैं, अभी हम जो है कैरेक्टर लेवल कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसको जितने भी लेटर्स आ रहे हैं हमारे पास उसको जो है हमने लिस्ट सेट में कन्वर्ट किया। सेट का मतलब क्या होता है, सेट जो है यूनिक करेक्टर्स रखता है सिर्फ। तो जितने भी करेक्टर्स आ रहे हैं वो ABCDEFG सब आ जाएंगे। उसकी लिस्ट बना ली और उसका इंडेक्स उठा लिया हमने, डिक्शनरी बना ली, हर करेक्टर की इंडेक्स उठा लिया कि ये कौन सी पोजीशन पर है। और फिर ये वन हॉट इनकोडिंग कर दी। वन हॉट इनकोडिंग में क्या होता है, जो करेक्टर की इंडेक्स पोजीशन पे जाके हम 1 लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर ए है, ए के इंडेक्स पोजीशन 1 होगी, 1 पोजीशन पे जाके 1 लिख दिया। ये 26 करेक्टर्स की है तो 26 की एरे होगी, कॉलम्स 26 होंगे। 1 कॉलम पे जाके 1 लिख दिया, बाकी कॉलम पे जाके 0 लिख दिया। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल डी है, डी 4th इंडेक्स पे जाके 1 लिख दिया, बाकी जगहों पे 0 लिख दिया। तो इस तरीके से वन हॉट इनकोडिंग कर ली हमने। ठीक है, फिर हमने मॉडल बनाया। कि रास का इसमें LSTM हमने इस वजह से लगाया क्योंकि टेक्स्ट डेटा है, और डेंस इस वजह से लगाया हमने क्योंकि हमने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करनी है। हमने बताना है अगला करेक्टर कौन सा होगा। जितने भी करेक्टर्स हैं, लेंथ ऑफ करेक्टर्स, जितने भी यूनिक करेक्टर्स हैं उसमें से कौन सा करेक्टर हम उठाएंगे। यूटिल से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है।
इकराम अल्लाह बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको कंपाइल किया मॉडल को। ये हमारा सैम्पलिंग, ये जो है फंक्शन है, सैम्पलिंग का फंक्शन है जो कि रैंडमली सेलेक्ट करके हमें देगा। अब हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग करा रहे हैं हम। ठीक है, पहले ट्रेनिंग करा देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कोड चेंज कर रहा हूँ बुक के कोड से ना। ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। 10 ईपॉक पे ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो ये तो बहुत टाइम लगाएगा। ये टेक्स्ट आ गया। अब ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, टेक्स्ट कम कर दिया मैंने थोड़ा सा, और हार्ड कोड कर दिया टेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स के बाद मैंने क्या करा, रैंडमली टेक्स्ट उठाया, रैंडमली कोई पोजीशन उठाई, जो भी टेक्स्ट है मेरा, जितना भी टेक्स्ट है उसमें से रैंडमली पोजीशन उठाई मैंने, 0 से लेके लेंथ ऑफ टेक्स्ट माइनस मैक्स लेंथ -1 तक। यानी विंडो की जो लेंथ है वो तो आखिर की छोड़नी पड़ेगी ना, हमें विंडो की लेंथ, उससे पहले तक जो है हमने, फॉर एग्जांपल ये है आपका, और आप विंडो, इतनी बड़ी बड़ी विंडो ले रहे हो, ठीक है, अगर ये विंडो साइज़ है आपका, तो जब आप यहाँ पे पहुँचोगे यहाँ तक के आप जा सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी तो विंडो है आपकी, बिल्कुल आप आखिर तक नहीं पहुँच सकते। ठीक है, यहाँ तक के आप पहुँच सकते हो सिर्फ, तो इस वजह से मैक्स लेंथ को माइनस करना पड़ेगा हमें। और फिर वो टेक्स्ट उठा लिया हमने, टेम्परेचर को 0.5 रखा, और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, रैंडम टेक्स्ट हमने जनरेट करा लिया। बी होप्ड वाज ओनली अ प्रॉमिस ऑफ 1000 ऑफ ईयर, ये टेक्स्ट है हमारा। ठीक है, अब इसकी बेस में हम आगे का टेक्स्ट जनरेट कराएंगे। सबसे पहले इस टेक्स्ट को जो है हम 1 हॉट इनकोड करेंगे। आपने जो है एक नंपाई की एरे बनाई और उसकी पोजीशन पे जाके, फॉर एग्जांपल बी की पोजीशन पे जाके 1 लिख दिया, ई की पोजीशन पे जाके 1 लिख दिया, 1 हॉट इनकोड किया और प्रेडिक्शन कराई। फिर उसको जो है वेट करा सैंपल के साथ। ठीक है, और जो भी इंडेक्स आया सैंपल से वेट करने के बाद, जो भी उसने बताया कि ये वाला करेक्टर उठाना चाहिए, करेक्टर में से वो करेक्टर उठा के जनरेटेड टेक्स्ट में डाल दिया। ठीक है, और प्रिंट करा दिया, नेक्स्ट करेक्टर को प्रिंट करा दिया। अब जो भी करेक्टर जनरेट हुआ, उसने प्रोडिक्ट किया, वो हमारे इनपुट का पार्ट बन जाएगा, विंडो का पार्ट बन जाएगा, विंडो आगे बढ़ जाएगी। इस वजह से
शुरू का कैरेक्टर छोड़ के आखिर में जो है जो प्रेडिक्टेड कैरेक्टर है वो लगाया। मिसाल के तौर पर अगर दा लिखा हुआ था, ठीक है, और उसके बाद अगली प्रेडिक्शन आई है बी, तो अब आपकी विंडो क्या बन जाएगी, ये शुरू का टी हटा दोगे, एच ई बी हो जाएगी। उसके बाद सी प्रेडिक्शन की आपने, तो एच बी हट जाएगा, ई बी सी हो जाएगा। ठीक है, शुरू का कैरेक्टर हटाते जाओगे, जो प्रेडिक्शन आती जाएगी वो आखिर में लगाते जाओगे। राइट स्टूडेंट? अब इसकी प्रेडिक्शन के बाद जो है देखते हैं क्या जनरेट करता है। ये टेक्स्ट जनरेट करना शुरू कर दिया इसने। अभी टेम्परेचर मैं अगर कम कर दूं, टेम्परेचर जो है फॉर एग्जांपल मैं 0.1 कर दूं, तो आप देखिएगा वो वर्ड्स आएंगे जो कि मौजूद होंगे वोकेबलरी में। एंड अब ये देखें, ये रिपीट भी हो रहे हैं और उस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं जो कि वोकेबलरी के अंदर मौजूद हैं। और अगर मैं टेम्परेचर 1 कर दूंगा तो बहुत ही यूनिक किस्म के वर्ड आएंगे। टेम्परेचर 1 करता हूँ तो ये नए नए किस्म के वर्ड बना रहा है। ठीक है, अभी क्योंकि हमारे पास डेटा भी कम है और ट्रेनिंग भी मैंने इतनी नहीं कराई है, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा है इसको देखने में। टेक्स्ट जो जनरेट हो रहा है ये इतना मज़ेदार नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस कर लें ज़रा, आप लोग इसको चला के देख लें अपने पास। 15 मिनट दे रहा हूँ मैं, इसको चला के देख लें। ये मैंने जो है ना थोड़ा सा चेंज किया है नीचे का कोड जो है ना, चला के देख लें अपने पास। चलें,
स्टूडेंट्स कर रहे हैं आप लोग? नो रिप्लाई। चलें जी, करें।